में दे हेलो ALC हेलो क्लासेस। कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए? JMI और हेलो, आई एम AMU ऑडिबल। टारगेट है तो फॉलो करो। में दे ALC क्लासेस। कॉन्सेप्ट क्लियर हेलो, चाहिए? JMI और AMU आई एम ऑडिबल। टारगेट है तो फॉलो करो। में दे ALC क्लासेस। JMI और AMU एंट्रेंस टारगेट है तो फॉलो करो। में दे ALC क्लासेस। कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए? हेलो एएमयू जेएमआई एस्पायरेंट्स, कैसे हैं? लाइव में ऑडिबल हूं आपको? टारगेट है तो अगर ऑडिबल हूं तो आप बता दीजिए मैं ऑडिबल हूं आपको? ऑडिबल हूं? कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए? आवाज आ रही है आपको मेरी? JMI और AMU एंट्रेंस टारगेट है आवाज तो थोड़ा सा माइक का इशू था, मुझे लगता है अब वो इशू हम ठीक कर चुके हैं। तो मैं बता रहा था आपको कि लाइव जो है हमारा प्रीवियस क्वेश्चन एएमयू और जेएमआई को टारगेट करेगा। अब वॉइस ठीक है ना? तो एएमयू और जेएमआई को टारगेट करेगा। इसमें मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस लाया हूँ आपके, आप देख सकते हैं। ये जैसे 2023 जेएमआई का क्वेश्चन है और ये जेएमआई का 2023 का क्वेश्चन है। सारे काफ़ी सारे इसमें क्वेश्चंस लेकर आया हूँ मैं। काफ़ी सारे आपके क्वेश्चंस हैं इसमें। और इवन यहाँ पे एनटीएससी के भी, जैसे बिहार एनटीएससी का क्वेश्चन अलग है, ठीक है, और आपका पंजाब एनटीएससी का क्वेश्चन अलग है। कई सारे क्वेश्चन हैं यूपी एनटीएससी, तो इनको भी हम सोल्व करेंगे। जेएमआई एएमयू को टारगेट है आपका। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं आ रही ना? कोई बैकग्राउंड साउंड तो नहीं है? तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाइल जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ। बाइल जूस मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया भी है कि बाइल जूस काय के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो बाइल जूस प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करेगा, स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करेगा, फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करेगा, क्या फाइबर्स काय के में? देखो स्टार्च अगर बात की जाए प्रोटीन के डाइजेशन में, प्रोटीन का डाइजेशन दो जगह होता था आपका। स्टोमक में होता है प्रोटीन का डाइजेशन, और कहां पर होता है आपका प्रोटीन का डाइजेशन? स्टोमक में होगा और इंटेस्टाइन में होगा पैनक्रियाटिक जूस की हेल्प से। और स्टार्च का डाइजेशन तो माउथ में ही हो जाता है। बाइल जूस जो है का डाइजेशन में जो हेल्प करता है बाइल जूस, वो फैट के डाइजेशन में मदद करता है, फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। किसके डाइजेशन में हेल्प करेगा? आपका फैट्स के डाइजेशन में जो है बाइल जूस हेल्प करेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या है? सी। स्टार्च का डाइजेशन कहां पर होता है? माउथ में होता है। और कौन कराता है? स्टार्च का डाइजेशन कराता है आपका सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। तो बाइल जूस काय में हेल्प करता है? फैट के डाइजेशन में। 2023 जामिया का ये क्वेश्चन है आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2023 जामिया का, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। आगे भी क्वेश्चंस है आपका, ये भी जेएमआई 2023 में। मैं सारे क्वेश्चंस पर तो लिख के नहीं लाया हूं कि कौन सा है, एक आध दो क्वेश्चन पे लिखा हुआ होगा कि कौन सा क्वेश्चन किस में है। अगर वॉइस में कोई इशू हो तो बताएं। कोई इशू तो नहीं है? कोई बैकग्राउंड साउंड वगैरह तो नहीं आ रही? ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, स्टेप इन सेलुलर रेस्पिरेशन दैट इज कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। मैंने आपको बताया था कौन सा स्टेप कॉमन होता है सेलुलर और एरो, कौन सा रेस्पिरेशन में कॉमन होता है आपका? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि साइटोप्लाज्म में जो स्टेप होते हैं वो एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में कॉमन होते हैं। किसमें? बताया था मैंने आपको, एनारोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में आपका कॉमन होते हैं। तो साइटोप्लाज्म में होने वाली जो प्रोसेस है, स्टेप है, उसको हम क्या, मैंने बताया भी था आपको डिटेल में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा, अगर ग्लाइकोलिसिस को आप टॉपिक को डिस्कस नहीं करते हैं 10th क्लास में, बट ग्लाइकोलिसिस क्या है? वो स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। क्या स्टेप होता है? वो ग्लाइकोलिसिस होता है। उसमें होता क्या है, जो आपका C6H12 C6H12O6 का साइटोप्लाज्म में क्या होता है? साइटोप्लाज्म में आपका C6H12 काय में ब्रेक डाउन होता है? पायरूवेट में ब्रेक डाउन होता है। काय में ब्रेक डाउन होता है? पायरूवेट में। तो इसी स्टेप को हम क्या कह देते हैं? ग्लाइकोलिसिस कह देते हैं। ये ग्लाइकोलिसिस कह देते हैं, इसी स्टेप को क्या कह देते हैं? ग्लाइकोलिसिस। और ये कॉमन है आपका एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में, ठीक है। कौन से? एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, दोनों रेस्पिरेशन में आपका ये स्टेप कॉमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following is the correct sequence parts in human alimentary canal। यानी कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में क्या पाथ फॉलो करता है खाने का? तो सबसे पहले खाने को कहां कर लेते हैं? मुंह, माउथ में लेंगे। तो इसी तरीके से देखा रखा, माउथ, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसोफेगस। नहीं भाई, माउथ के बाद स्टोमक नहीं आता, माउथ के बाद तो इसोफेगस आएगा। तो माउथ के बाद इसोफेगस है, स्टोमक है लास्ट, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत नहीं भाई, बड़ी आंत नहीं आती है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो माउथ, स्टोमक, ये फिर गलत हो गया। तो माउथ, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, जो आपका डी ऑप्शन है, यही करेक्ट सीक्वेंस होगा फूड का। ये मैंने आपको पढ़ाया है एलिमेंट्री कैनाल का पूरा, ठीक है। तो करेक्ट सीक्वेंस यही होगा। क्या होगा करेक्ट सीक्वेंस? ठीक है,
करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, आप बताएंगे मेरे को, करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? लैग हो रहा है क्या, कोई इशू है क्या लैग, लाइव में कोई लैग हो रहा है क्या, लैग हो रहा है क्या? नहीं ठीक हो गया, लैग नहीं है, ठीक हो गया, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है आपका, करेक्ट आंसर इज डी, डी इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है, डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रोफिक ऑटोट्रोफ्स इनकरेक्ट। देखो क्वेश्चन में पहले देख, क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना होता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बनाना है, करेक्ट नहीं बताना, यही तो ध्यान रखना होता है हमको कि करेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट। क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ठीक है, इस चीज को हमें समझना होगा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं, कोई भी इशू आ रहा हो लाइव में, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये तो सही बात है, बट पूछी क्या है हमसे, गलत बात पूछी है। तो दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, यानी कि दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्लांट्स यानी कि ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं मोस्टली प्लांट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को इन द फॉर्म स्टार्च स्टोर करते हैं, बात ये भी ठीक है, बट हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में हमसे पूछा गया है। किसके बारे में पूछा गया है, दैट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी है, दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। भाई सनलाइट की प्रेजेंट होती है, तो यही का गलत ऑप्शन है, वो गलत वाले का ही हमें हमसे पूछा है, तो आंसर क्या होगा इसका, दैट इज सी, यानी कि सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं डी क्या कह रहा, दे कंस्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉफिक लिविंग इन द फूड चेन। हाँ, फूड चेन में फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ही है, हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे ये फूड चेन वगैरह क्या होता है, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन भाई पीवाईक्यूज हैं और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बीच में कुछ क्वेश्चन मिक्स हैं, यानी कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे, एएमयू जेएमआई को टारगेट करेंगे। इवन मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी लाया हूं जो ज्यादा लेवल हाई नहीं होगा, वो एनटीएससी में भी आस्क किए गए हैं, जो एनटीएससी एग्जाम होता था उसमें भी आस्क किए गए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन 5 देखते हैं, ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब। मैंने क्लास में लेक्चर में बिल्कुल पढ़ाया आपको कि बॉडी के आउटसाइड कौन फूड को ब्रेक करते हैं फिर बाद में एब्जॉर्ब करते हैं, दैट इज सैप्रोफाइट्स। कौन होते हैं, सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइट्स जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं, सैप्रोफाइट्स। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने एग्जांपल भी लिख पाए थे वहां पे फंजाई के। तो देखते हैं मशरूम, ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट तो अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा, ग्रीन प्लांट्स किससे बिलोंग करते हैं, ग्रीन प्लांट्स बिलोंग करते हैं आपके, किससे बिलोंग करते हैं ग्रीन प्लांट्स, ऑटोट्रोफिक से। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, ठीक है, तो ग्रीन प्लांट तो ऑटोट्रोफिक से बिलोंग करते हैं, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। कोई भी इश्यू हो तो कमेंट में बता सकते हैं आप लोग, और इसके आंसर भी कमेंट में लिखते रहें, ए बी सी, जो भी इसका आंसर आपको दिख रहा है जिस क्वेश्चन का, तो उसका इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ऑप्शन थर्ड है ईस्ट, मशरूम, ब्रेड माउथ। तो ये तीनों जो हैं ये इसके एग्जाम्पल दिख रहे हैं, बाकी हम आगे देखते हैं। ये ऑप्शन सही लग रहा है मेरे को, पैरामीशियम, अमीबा, कस्कटा। कस्कटा जो है ये पैरासिटिक प्लांट है, ठीक है, तो लाइस ये भी सब पैरासिटिक के एग्जाम्पल हैं, दोनों नीचे वाले भी। तो आपका जो ऑप्शन है इसका, दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन जाएगा आपका, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है। हेटेरोट्रोफ डू नॉट सिंथेसिस देयर ओन फूड, बात ठीक है, हेटेरोट्रोफ तो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ओके। हेटेरोट्रोफ यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, अरे हेटेरोट्रोफ फोटोसिंथेसिस कहां करते हैं, तो गलत ऑप्शन हो गया। अब बात आती है हेटेरोट्रोफ सिंथेसाइज देयर ओन फूड, क्या अपना खाना खुद बनाते हैं, बिल्कुल गलत बात है, ये तो ऑटोट्रोफ की बात लिख रही है इसमें, किसकी बात लिख रही है, ऑटोट्रोफ की बात लिख रही है। तो देखते हैं डी ऑप्शन, हेटेरोट्रोफ आर कैपेबल फॉर कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट, ये किसका फीचर है, ये तो भाई किसका, ऑटोट्रोफ का फीचर है, तो ये तो गलत है। तो इसमें सही ऑप्शन जो है दैट इज आपका ए, करेक्ट आंसर जो है आपका इसका ए है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दैट इज 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक, इसको हम देखते हैं। इन सलाइवरी एमाइलेज लैकिंग, इफ सलाइवरी एमाइलेज लैकिंग का मतलब है अब्सेंट हो, किसमें, इन द सलाइवा, यानी कि जो हमारा थूक है उसमें अब्सेंट हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड, कौन सा इवेंट जो है माउथ कैविटी का आपका अफेक्टेड होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड, तो क्या अफेक्ट होना चाहिए, आप बताएं। सलाइवरी एमाइलेज किसका ब्रेक डाउन कराती है, सलाइवरी एमाइलेज किसका डाइजेशन कराती है, स्टार्च का, तो स्टार्च का ही डाइजेशन जो है आपका अफेक्ट होगा। किसका डाइजेशन अफेक्ट होगा, स्टार्च का डाइजेशन ही अफेक्ट हो जाएगा, स्टार्च का डाइजेशन ही अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो देखते हैं हम इसको। प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड, नहीं भाई, प्रोटीन क्यों अफेक्ट करेगा। स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, स्टार्च कौन सी शुगर में टूटता था आपका, स्टार्च का ब्रेकडाउन किस में होता था, मैंने बताया था आपको, माल्टोस में होता था, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन ही इसका हो जाएगा। फैट्स ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये किसका काम था, ये तो बाइल का काम है। अभी हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा ही इससे रिलेटेड था, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, ये नहीं। तो यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा दैट इज ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी आएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है आप लोगों को, देखते हो बताते रहे, कोई इसमें लाइव में कोई इशू तो नहीं आ रहा। मैं चेक कर लेता हूँ एक बात, लाइव में कोई इशू तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है लाइव में, बैकग्राउंड नॉइस कोई किसी तरीके की माइक की कोई साउंड अलग साउंड में कोई दिक्कत हो, बता सकते हैं आप मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भाई सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही किसी भी एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ध्यान देना, इसलिए लाइव सेशन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज द करेक्ट वन। यानी कि इसमें से हमको बताना इनर लाइनिंग, जो स्टोमक की इनर लाइनिंग होती है, एपिथेलियल लाइनिंग होती है, तो स्टोमक में क्या होता है, HCl होता है। तो HCl से कैसे प्रिवेंट करती है, स्टोमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl। इस HCl से, HCl की भी नीड क्यों है, HCl हो ही नहीं यार जबकि स्टोमक को नुकसान कर रहा। HCl की नीड है, जो पेप्सिन एंजाइम होती है उसको ही एक्टिवेट करता, क्योंकि पेप्सिन जो है उसको ही एक्टिवेट करता, पेप्सिन को एक्टिवेट करता, किसको एक्टिवेट करता है ये, पेप्सिन को एक्टिवेट करता। HCl जो है पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, तो इसीलिए तो वो जो पेप्सिन तो क्या है, प्रोटीन का डाइजेशन कराएगी, तो म्यूकस जो लेयर होती है इसको प्रिवेंट करती है, का प्रोटेक्ट करती है, सॉरी, HCl से इनर लाइनिंग को, बी, ठीक है, बी प्रोटेक्ट कैसे करती है, म्यूकस प्रोटेक्ट करती है HCl से। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर। आप बताइए एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट है बाइल को लीवर से रिसीव करता है, कौन सा पार्ट है आपका, बताओ मेरे को। कि भाई स्टोमक में आएगा बाइल, पहली बात तो देखो बाइल का जो स्टोर होता है, आप पॉइंट लिख लीजिए, बाइल जो स्टोर होगा गोल ब्लेडर में होता है। किसमें स्टोर होता है बाइल, आपका गोल ब्लेडर में। बाइल बीच ऑफ द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर। बाइल जो स्टोर होता है आपका, बाइल स्टोर होता है काय में, बाइल आपका स्टोर होता है गोल ब्लेडर में। भाई बाइल किस में स्टोर होता है, दैट इज गोल ब्लेडर में। तो अब ये गोल ब्लेडर से कहां जाता है बाइल आपका, लीवर से जाएगा गोल ब्लेडर, गोल ब्लेडर से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसका आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। कहां जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसोफेगस तो बहुत ऊपर वाला पार्ट होगा, इसोफेगस तो हमारा ऊपर वाला पार्ट होगा, है ना, दैट इज इसोफेगस क्या होता है हमारा, फूड पाइप है, तो ये तो ऊपर का हो गया। तो बाइल कहां से निकल रहा है, लीवर से, लीवर से कहां जा रहा है, स्टोर हो रहा है गॉल ब्लैडर में। तो इसलिए आंसर होगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन, यानी कि कुछ ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन की हैं, एडेड टू द राइस वाटर, द सॉल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक, ब्लूइश हो जाता इन कलर, दिस इंडिकेट द राइस वाटर कंटेंट। यानी कि अगर हम आयोडीन टेस्ट, ये एक्टिविटी दे रखी है आपकी एनसीईआरटी में, एक एक्टिविटी है, तो उसी एक्टिविटी से ये क्वेश्चन है कि अगर हम आयोडीन को सॉल्यूशन को डालते हैं राइस वाटर में तो कैसा कलर, ब्लूइश कलर आता है। तो आयोडीन टेस्ट के लिए जो यूज होता है वो आपका स्टार्च होता है, आपको याद रखना होगा स्टार्च यूज होता है, यानी कि डायरेक्टली याद रखना होगा क्या यूज होता है आपको, स्टार्च। तो इसका आंसर चला जाएगा डी, ठीक है, यहाँ पे स्टार्च यूज होता है। डायरेक्ट एक्टिविटी से क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी से, क्योंकि एनसीईआरटी को आपको फोकस करना होगा, एनसीईआरटी ही बेस है किसी भी एंट्रेंस के लिए। एनसीईआरटी को आपने डीपली समझ लिया तो आपका एंट्रेंस क्रैक हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे हैं इस चैप्टर के, अगर आपने सारे 40 या 45 क्वेश्चन है, ये 45 क्वेश्चन कर लिए तो इससे आपका इस चैप्टर से आउट क्वेश्चन आउट नहीं आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। इन क्वेश्चन से, इन जो क्वेश्चंस मैं लाया हूँ, अभी ये पूरा चैप्टर के नहीं है, इसमें हार्ड वगैरह अभी रह गया, क्योंकि हम जो उसी अकॉर्डिंग ला रहे हैं जैसे हमारे लेक्चर चल रहे हैं। बट ये जितने टॉपिक हो चुके हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वो सारे कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चन से रिवाइज हो जाएंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड, यानी कि फूड का फाइनल डाइजेशन कहाँ होता है एलिमेंट्री कैनाल में, ये भी मैंने पढ़ाया आपको। तो फूड का जो फाइनल डाइजेशन होता है एलिमेंट्री कैनाल में दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन।
कहाँ पे डाइजेशन होगा आपका फूड का? सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा दिक होने वाली बात नहीं है, यानी कि दिक्कत में जाने की बात नहीं है, कोई इशू तो नहीं है ना लाइफ में। ठीक है, सब करेक्ट चल रहा है, ओके ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर, ये था आपका 11 एंड दिस इज 12। ठीक है, चूज द फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस, यानी कि पैनक्रियाटिक जूस का फंक्शन चूज करना, हमें जो नीचे आंसर दे रखे हैं। तो पैनक्रियाटिक जूस से पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन क्या कंटेंट करता है। पैनक्रियाटिक जूस कंटेंट करता है दैट इज पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, और आपका क्या करता है, ट्रिप्सिन, ठीक है, एंड लाइपेज, ये पैनक्रियाटिक जूस में आपकी कंटेंट करता है। तो उसी को देखते हैं, ट्रिप्सिन, हाँ होती है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन काइक में हेल्प करती है, ट्रिप्सिन हेल्प इन, ट्रिप्सिन काइक में हेल्प करती है, बताएं एक बार। ट्रिप्सिन आपका प्रोटीन का डाइजेशन कराती है, और ये पैनक्रियाटिक अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का, और लाइपेज जो है इमल्सिफाइड फैट को डाइजेशन कराने में हेल्प करेगी। तो ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, गलत है, यहाँ तक तो ठीक है कि ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन है, बट ये लाइपेज जो डाइजेस्ट करा रहा कार्बोहाइड्रेट नहीं कराता है, ये डाइजेस्ट कराएगा आपका जो इमल्सिफाइड लिपिड है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट्स, तो ये तो बिल्कुल ही गलत होगा, ट्रिप्सिन तो प्रोटीन है, ये गलत हो गया। एंड लाइपेज डाइजेस्ट प्रोटीन, तो ये बिल्कुल ही दोनों स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल ही गलत है। तो ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट्स, ये भी गलत है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज इमल्सिफाइड फैट को, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज डी, आपका डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। डी क्या है आपका, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, डी आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, देखते हैं इसको, ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट इन गिवन 4 स्टेटमेंट्स में से सही है। तो देखते हैं इस स्टेटमेंट को, ड्यूरिंग इनहेलेशन, यानी कि इनहेलेशन मैंने बताया था आपको क्या होता है, इनहेलेशन में यानी कि एयर इन करना, एयर का इनहेलेशन करना, जो फ्रेश एयर है उसको अंदर लेना, रिप्स मूव्स इनवर्ड एंड डायफ्राम इज रेज्ड, यानी कि डायफ्राम रेज्ड होगा। तो क्या होता है, जब हम इनहेलेशन करते हैं तो हमारी रिप मूव इनवर्ड नहीं बल्कि आउटवर्ड जाती हैं, तो ये आपका गलत होगा यहाँ पे, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं हम, सेकंड ऑप्शन क्या है, इन एल्वुलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, दैट इज ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वुलर एयर डिफ्यूज इनटू ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन तो हाँ हम लाए एल्वुलाई तक, अब वो एल्वुलाई से कहाँ जाएगी, ठीक है, आपकी एल्वुलाई से कहाँ जानी चाहिए, ब्लड में जानी चाहिए, बिल्कुल बात ठीक है, तो ब्लड में ही जाएगी। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड इनटू एल्वुलाई, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से आ रही है वो एल्वुलाई में आएगी, तो बात तो ठीक है, क्योंकि मैंने आपको इसका पाथ भी समझाया था, क्वेश्चन भी मैंने आपको करा रखा है, मैं इसका पाथ समझा देता हूँ कैसे क्या होता है एयर का। देखो सबसे पहले जो एयर आती है, एक मिनट में स्लाइड ऐड कर लेता हूँ, एक बार बता देता हूँ आपको, वैसे लेक्चर में मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है। पैसेज ऑफ एयर, पैसेज ऑफ एयर, इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए एक बार देख लो, दोबारा बता रहा हूँ कोई बात नहीं है। सबसे पहले जो आएगी एयर हमारी नोस्ट्रिल्स में आएगी, नोस्ट्रिल्स के बाद कहाँ जाएगी, आपकी नजल चैम्बर में जाएगी, कहाँ जाएगी आपकी नजल चैम्बर में जाएगी, उसके बाद कहाँ जाएगी, दैट इज आपके नजल चैम्बर में एयर जाएगी, ठीक है, आपके नजल चैम्बर में एयर जाएगी। नजल चैम्बर के बाद एयर कहाँ जाएगी, फेरिंग्स में, कॉमन पैसेज है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आपका कह सकते हो लैरिंग्स में, एंड लैरिंग्स के बाद आपका ट्रैकिया, तो ट्रैकिया से ही आपके लंग्स या एल्वुलाई में जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका यही है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है आपका, हेमोग्लोबिन हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन, गलत है। हेमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है ऑक्सीजन को लेकर ज्यादा होती है, किसको लेकर ज्यादा होती है, ऑक्सीजन को लेकर हाई होती है। हेमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है वो आपका ऑक्सीजन को लेकर हाई होती है, बनाता है दैट इज HbO2, तो ये भी गलत है आपका। एल्वुलाई इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज, बात ठीक है, एल्वुलाई सरफेस एरिया बढ़ाते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए, तो इसमें कौन से करेक्ट है, आपका सेकंड करेक्ट है। इसका इशू हो गया था, कोई नोटिफिकेशन की वजह से हो गया था, मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ आपको, और डिस्टरबेंस जो हुआ इसके लिए सॉरी।
ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूँ आपका। मैंने ये एयर पैसेज, आपको पैसेज ऑफ एयर बताया है, और उसके बाद हम जो क्वेश्चन देख रहे थे ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो इसमें क्या था, क्वेश्चन में यही था, बस उस पैसेज ऑफ एयर पर ही डिपेंड कर रहा था। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिप्स मूव इनवर्ड, नहीं भाई, रिप्स इनवर्ड नहीं जाती है, रिप्स का क्या है, आउटवर्ड जाती है। ये ध्यान रखना, क्या होता है, लिप्स जो है, रिप्स जो है आपकी आउटवर्ड जाती हैं, और डायफ्राम जो है रेज्ड हो जाता है किधर, डायफ्राम जो आपका वैसे ही वो है, तो डायफ्राम जो है रेज्ड हो जाएगा। ये वाली बात ठीक है कि डायफ्राम रेज्ड है, बट ये आउटवर्ड जाती हैं। एल्वोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन जो है एल्वोलाई से ब्लड में जाती है, और ब्लड से जो है कार्बन डाइऑक्साइड आपकी एल्वोलाई के पास आती है, यानी कि फाउल लेयर। तो इस वजह से ये ऑप्शन करेक्ट है। हेमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के नहीं, ऑक्सीजन के साथ ज्यादा होती है, तो ये बात थी। अब एल्वोलाई सरफेस एरिया बढ़ाती है गैसेज एक्सचेंज के लिए, तो इसी वजह से ये दोनों ऑप्शन करेक्ट थे, और आपका आंसर जो था डी करेक्ट हो गया। अब मैं देखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका क्या है कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस इन, यही क्वेश्चन मतलब दूसरी फॉर्म में आ गया जो मैंने पीछे कराया था। अगर पीछे वाला क्वेश्चन समझ में आ गया तो हो जाएगा। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज कहां था, एल्वुलाई ऑफ लंग्स में होता, बिल्कुल पीछे वाले कॉन्सेप्ट पे ही ये क्वेश्चन आप कह सकते हो। इसका आंसर दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, which part of alimentary canal receives bile from the liver। यार मैंने अभी बताया ये क्वेश्चन भी एक तरह के क्वेश्चन अलग है, बट क्या है, कंसेप्ट वही है जो ऑप्शन में मल्टी क्वेश्चन लाया था, उसी का कंसेप्ट। which part of alimentary canal receive bile from the liver, तो कौन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। यार ये क्वेश्चन रिपीट ही हो गया, शायद ये क्वेश्चन रिपीट ही है, ये रिपीट ही हो गया, क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ो, रिपीट है ये क्वेश्चन। अब है ये फ्यूल ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन बार एडेड, ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन। अरे ये क्वेश्चन भी रिपीट कर दिया। विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। ये रिपीटेड क्वेश्चन कैसे डाल दिए साहब, ये पीपीटी बनाने में एडिटर सामने देखा नहीं उन्होंने। हाँ ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन जो थे पीपीटी में मिस्टेक हो गई थी। अब ये क्वेश्चन देखते हैं आपका, ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम। मैंने इस पे बहुत जोर दिया था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस बन रहा हो रही थी उस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, क्या ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाले आ रहा था, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या थी। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सामने ही आपके, कि फोटोसिंथेसिस कहाँ कैसे बन रहा था। CO2 प्लस H2O से फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो रही थी, और उसमें क्या बन रहा था, C6H12O6 प्लस के क्या बन रहा था, वाटर बन रहा था, H2O प्लस का कुछ कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बन रहा था। नहीं नहीं, ऑक्सीजन, सॉरी गलत हो गई। क्या बन रहा था, ऑक्सीजन बन रही थी। क्या बन रहा था आपका, ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन आया, किसमें पूछ रहा है, ये ऑक्सीजन लिबरेटेड कम फ्रॉम, यानी कि ऑक्सीजन जो लिबरेट हो रही है, तो ये कहां से आ रही है, तो यही तो पूछ रहा। ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही है, क्लोरोफिल से आ रही है, ग्लूकोज से आ रही है, तो ग्लूकोज की तो कुछ फॉर्मेशन हो रही है, तो ये जो आती थी आपकी दैट इज वाटर से आने वाली ऑक्सीजन होती थी, और ये आपका करेक्ट आंसर दैट इज ए हो जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लड लीविंग द टिश्यू बिकम्स रिचर इन, यानी जो टिश्यूज है, यानी कि हमारा ब्लड निकलता है, वो मैक्सिमम क्या होगा भाई, रिच किस में होगा, कौन सी गैसेज में होगा, ऑक्सीजन तो हम लेते हैं, बट टिश्यू से निकालने वाला जो ब्लड है वो रिच होता है आपका काय में, वो रिच होता है कार्बन डाइऑक्साइड में। ये पीछे मैंने कॉन्सेप्ट आपको जो बताया एयर पैसेज में, उसी में क्लियर हो जाना चाहिए। ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ओके, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान रखना, यही सबसे मेन चीज है, क्वेश्चन में करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, हमको ये पता होना चाहिए। तो इसी चीज को लेकर हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इनकरेक्ट कौन सा है और करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। अब आप बात आती है आपकी ऑर्गेनिज्म, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ए, ऑर्गेनिज्म ग्रो विद टाइम। क्या ऑर्गेनिज्म समय के साथ ग्रो करता है, तो बात तो ठीक है, समय के साथ कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसका ग्रोथ तो होगी होगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो। मैंने बताया था आपको, जो चैप्टर स्टार्ट करा था फर्स्ट लेक्चर में, आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर बताए थे। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरा आपका बी, ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर। बिल्कुल यार, किसी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है तो वो अपने आप को मेंटेन करेगा और अपनी रिपेयर तो करता ही है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो। ठीक, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसको मेंटेन करना होगा। अब ऑप्शन सी आता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस अमंग द सेल। यार ये तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, मैंने बताया था कि तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन्हीं को तो बोल देते हैं, मेटाबॉलिज्म कह दो जिसको, आप जिसको मेटाबॉलिज्म कह देते हो, वो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक होता है। तो एनर्जी इज एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस, तो ये इसमें पूछा है हमसे इनकरेक्ट।
तो एनर्जी इज एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस, क्या एनर्जी की एसेंशियल जरूरत है लाइफ प्रोसेस के लिए? हाँ तो है, तो कौन सा गलत ऑप्शन है? ग्रो विद टाइम और इन मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, डज नॉट है भाई, इसको देखो देखो मुझसे भी ये अभी मिस्टेक होने जा रही थी, ये वाला भी सही है बट ये कह रहा डज नॉट, मैंने कहा भाई मेटाबॉलिज्म की जरूरत होगी तो ये ऑप्शन गलत है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या है? सी है, क्योंकि डज नॉट है, ये तो होना चाहिए जरूरी है, मेटाबॉलिज्म तो एक लिविंग ऑर्गन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैंने आपको बताया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी इज द करेक्ट आंसर, सी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, द इंटरनल और सेलुलर, देखो यहाँ पे लिख रखा है एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रोफ, मैंने बताया था आपको पीछे भी रिवाइज किया कि जो सेलुलर आपके जो ऑटोट्रोफ्स होते हैं उनमें जैसे उन्होंने फूड बनाया, जो फूड उन्होंने यूटिलाइज कर लिया, उसके बाद जो फूड बच जाता है उसको स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और अगर बात की जाए एनिमल्स की तो वहां पे ग्लाइकोजन की फॉर्म में यूज होता है, तो ये तो किसकी बात कर रहे हैं? अगर ये ऑटोट्रॉफ ना पूछता, हेटरोट्रॉफ पूछ लेता तो हम क्या कह देते? तो ये हेटरोट्रॉफ्स में यानी कि एनिमल्स में होता है, ठीक, तो ये तो नहीं होगा इसका आंसर, प्रोटीन नहीं, तो सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज स्टार्च, सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है, सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है भाई, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। अब बात आती है चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस, इसमें भी देखो पूछा है डज नॉट, कौन सा इवेंट नहीं हो रहा फोटोसिंथेसिस में, ये हमको बताना। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल तो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ये इवेंट तो आपका होना चाहिए। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट में, बात ठीक है, क्योंकि वहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन थोड़ी हो रहा है, यही नहीं होगा, तो सी ऑप्शन ही इसका करेक्ट होगा। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ये प्रोसेस हो रहा है, तो यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी है, सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, सी जो है करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर जो है आपका वो सी है, ओके। देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखते हैं डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर किस पे डिपेंड करता है? मैंने बताया था आपको गार्ड सेल की टर्जिडिटी पे डिपेंड करता है, गार्ड सेल फूले हुए हैं, यानी गार्ड सेल के अंदर जब पानी जा रहा होता है तो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता है, तो ऑक्सीजन से तो कोई मतलब ही नहीं है, टेम्परेचर से भी कोई मतलब नहीं है उसका, वाटर इन गार्ड सेल ही उसका ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा को, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन स्टोमेटा नहीं भाई, तो सी इज द करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी वाला करेक्ट आंसर है। चूज द फॉर्म्स इन विच मोस्ट प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन किस में एब्जॉर्ब करते हैं, ये क्वेश्चन हमको बताना है, ठीक है। तो प्रोटीन्स, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यूरिया, तो मैं आपको बताऊं ये अभी हमने कंप्लीट नहीं करा है, तो आपको क्या होगा, ये क्वेश्चन समझ में भी नहीं आएगा, मैंने लेक्चर में अभी नहीं पढ़ाया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द फर्स्ट, कौन सी यहाँ पे आपको देखना है, विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, पहली एंजाइम कौन सी है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भाई? तो सलाइवरी एमाइल है सी, तो सबसे पहली एंजाइम जो स्टार्च का डाइजेशन करती है, स्टार्च का डाइजेशन कौन करती है? सलाइवरी एमाइलेज, तो ये आपका डाइजेस्ट पेप्सिन नहीं, सेलुलोज नहीं, तो एमाइलेज दे रखा है यहाँ पे, यानी कि सलाइवरी एमाइलेज ही होगी जो एंजाइम मिक्स करती है विद द फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो सबसे पहले जो फूड में मिक्स हो जाएगी वो सैलिवरी एमाइलेज तो हो जाएगी, स्टार्च का डाइजेशन होगा, कहाँ पे होता है ये माउथ में हो जाता है, तो माउथ में ही तो सबसे पहले मिक्स हो जाएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें दैट इज सी, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बनाना है हमें इसमें, करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा, पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट, बात ठीक है, यानी कि इसी को तो हम क्या बोल रहे थे, एनारोबिक रेस्पिरेशन, या इसको फर्मेंटेशन भी बोल रहे थे इन ईस्ट में, तो ये तो ठीक है। फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन एरोबिक, नहीं भाई फर्मेंटेशन एनारोबिक में देखने को मिलती है, तो ये चीज गलत है, यहाँ पे एनारोबिक होना चाहिए। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, तो ये भी आपका नहीं है। अब देखते हैं फर्मेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, बात ठीक है, मैंने बताई दी आपको, एनारोबिक रेस्पिरेशन की फॉर्म है, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ इज करेक्ट, फर्स्ट और फोर्थ जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है आपको, सी इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट और फोर्थ जो है ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है आपको, सी इसका आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं हम, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक का मतलब मैंने बता रखा है आपको, एब्सेंट होता है इन मसल्स ऑफन लीड्स टू क्रैम्प्स, यानी क्रैम्प्स आने लगते हैं, दर्द होता है एथलीट क्रिकेटर्स वगैरह के, दिस रिजल्ट ड्यू टू, तो क्या था मैंने बताया था आपको, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, क्या होता था वहां पे भी पायरुवेट का फॉर्मेशन कायम हो जाती थी, लैक्टिक एसिड में हो जाती थी, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एथेनॉल,
ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ये फर्मेंटेशन है। तो ये यहाँ पे जो है आपका मसल्स वाला एग्जांपल नहीं है। मसल्स में मैंने क्या बताया था कि कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू ग्लूकोज, नहीं भाई। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट, नहीं भाई। कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड, यही जो है आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बारे में बताया था, जिसका एग्जाम्पल ही मसल्स में होता था। यानी कि जो क्रिकेटर्स वगैरह हैं थक जाते हैं तो उसके बाद ये क्रैम्प्स वगैरह की बात जो थी वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ही होती है। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसकी सारी जो मैंने क्वेश्चन करा रहा हूँ इसकी पीडीएफ भी हम इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और भी कोई आपको नीड हो किसी भी तरीके की तो आप एएलसी के कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, एस्पायरल लर्निंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे, या हमारा टेलीग्राम चैनल है यजदानी जेएमआई के नाम से, वहां भी आप जाकर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात क्वेश्चन है 29, ड्यूरिंग डेफिशिएंसी एंड डेफिशिएंसी कमी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, टिश्यू में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, ऑफ ह्यूमन बीइंग पायरुवेट एसिड कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लिया, मतलब पीछे वाले क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लिया, तो उसको बस लैक्टिक एसिड की क्लोरोप्लास्ट में नहीं साइटोप्लाज्म में ही होती है एक्टिविटी। क्योंकि रेस्पिरेशन की एक्टिविटी हमने कहाँ देखी थी, आपका साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक कंडीशन कहाँ हो रही थी, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही थी, और एनारोबिक कंडीशन कहाँ पे देखने मिल रही थी आपको, साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म इसका आंसर है, यानी कि लैक्टिक एसिड बनेगा। तो ये बस दूसरे तरीके से क्वेश्चन को पूछ लिया गया। कई तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, तो ये हमको सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना है। एग्जाम में प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्वेश्चन ही करने जरूरी हैं। लेक्चर देख लिया आपने थ्योरी का और क्वेश्चन नहीं किए तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, 30 क्वेश्चन ड्यूरिंग डेफिशिएंसी, ये आपका क्वेश्चन दोबारा आ गया है, रिपीट हो गया है। रॉ मटेरियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर, यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या था, किस किस चीज की नीड थी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर हो, क्लोरोफिल हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो देख लो ऐसा क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ठीक है, हाँ शुगर एंड H2O, शुगर की तो फॉर्मेशन होगी, ये तो है ही नहीं। ऑक्सीजन एंड क्लोरोफिल, भाई ऑक्सीजन तो लिबरेट होगा या निकलेगा बाय प्रोडक्ट, क्लोरोफिल की नीड होती थी। मिनरल्स एंड ऑक्सीजन नहीं, तो CO2 एंड ऑक्सीजन, अगर इसमें एडिशन में आपका लिख रहा होता क्लोरोफिल और सनलाइट भी आपका उसकी भी नीड होती है। ठीक है, सनलाइट की भी जरूरत होती है। दैट इज ए ऑप्शन, आपको ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज ब्रोट अबाउट, मैंने बताया था कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कैसे हो रहा था, उस फैट का बाद में क्या हो रहा था। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट को क्या डाइजेस्ट कौन करा रहा था, डायलेट करा रहा था आपका लाइपेज, और फैट का इमल्सिफिकेशन करा रहा था बाइल जूस। तो यहाँ ही देख लेते हैं, बाइल साल्स यानी बाइल जूस जो है इमल्सिफिकेशन कराता। इस इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करने के लिए हमें किस एंजाइम की जरूरत होती है, दैट इज लाइपेज एंजाइम, जो कि पैनक्रेटिक जूस में कंटेन होती है। ठीक है, तो बाइल जूस है। अब इस बाइल्स को ये इमल्सिफाइड फैट कहाँ पर है, इस इमल्सिफाइड फैट को अगर आपको आगे ब्रेक डाउन कराना है, डाइजेस्ट कराना है, तो इसको कौन कराएगा, डाइजेस्ट कराना है तो इसको डाइजेस्ट कौन कराता है आपको, आगे जो डाइजेस्ट कराएगा वो एंजाइम आपकी लाइपेज होगी। ठीक है, वो एंजाइम आपकी लाइपेज होगी। तो इसका आंसर जो है बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या है इसका आंसर, बी जो है करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजनिंग डिपेंड्स ऑन द चेंज इन द टर्गर प्रेशर ऑफ, अभी ये क्वेश्चन था, वर्ड इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछ लिया है। अगर थोड़ा सा भी डीप नहीं पढ़ा होगा आपने, यानी कि लीफ का सेक्शन नहीं पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा आपसे। पहला क्वेश्चन इजी था, ये थोड़ा सा उसके लेवल पर हाई है। जो पहले क्वेश्चन इससे हमने कराया है ये उससे थोड़ा सा हाई कह सकते हो लेवल इसका। तो स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजनिंग डिपेंड्स अपॉन द टर्गर प्रेशर, और टर्गर प्रेशर किसका, आपको तो पता है कि गार्ड सेल का। अब ये गार्ड सेल होती कहाँ है, क्या है, कैसे है, तो ये तो मैंने बताया था आपको। तो भाई मेसोफिल सेल में ये होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा मेसोफिल सेल। एपिडर्मल सेल तो लीफ की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है। जाइलम तो भाई वाटर का मूवमेंट कराता है, मैंने बताया था आपको, इसका वाटर का। और नहीं, क्लोजनिंग डिपेंड्स अपॉन द टर्गर प्रेशर ऑफ, हाँ गार्ड सेल यहाँ दे रखा है, बट गार्ड सेल मेसोफिल सेल में है, तो आप यहाँ धोखा खा सकते हो। तो ऑप्शन इसके स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड्स अपॉन द चेंजेस इन द ट्रिगर प्रेशर। तो गार्ड सेल में गार्ड सेल की लोकेशन पूछ लेता तो वो मेसोफिल सेल में होती, यानी कि मेसोफिल सेल के अंदर ही स्टोमेटा आपके देखने को मिलते हैं। तो डी इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा आपका, डी डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चारों ऑप्शन देख के ही हमको समझना चाहिए। कभी भी आंसर को अगर आपको आंसर मिल भी जाए, लग रहा है, देखो सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात बताऊं, अगर आपको मिल गया आंसर पहले ही ऑप्शन है, फिर भी आपको 3 ऑप्शन पढ़ लेने चाहिए। गलती हो जाती है
वो चौथे ऑप्शन में जाकर गलती देखो पकड़ी जा सकती है कोई भी। तो यही सिखाती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसलिए जो कंटेंट आता है लोगों को मतलब लेक्चर लिया उन्होंने, कंटेंट को उन्होंने लर्न किया या समझा, बट क्वेश्चन जो है वो ये प्रैक्टिस ये समझाती है। देखो इस क्वेश्चन ने समझा दिया आपको कि कैसे हमको गलती हो सकती है हमसे, तो इस क्वेश्चन ने समझा दिया आपको। तो हमें ऑप्शन हमेशा, अगर पहला ऑप्शन भी आंसर है, एक बार उसको गो थ्रू होकर जाना है चारों ऑप्शन के साथ, ठीक है। प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब ये है। अब क्वेश्चन देखते हैं 34। स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप, यानी कि खाना विंड पाइप में नहीं जाए, यानी कि इसोफेगस से ही जाए, ट्रैकिया में नहीं जाए, इसको प्रिवेंट कौन करता है? एपिग्लोटिस, यानी कि फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज एपिग्लोटिस। ये प्रिवेंट करता है कि खाना विंड पाइप में ना जाए, इसोफेगस फूड पाइप में ही आपका एंट्री करे। तो ग्लोटिस नहीं, ग्लोटिस तो ओपनिंग होती है ट्रैकिया की, तो ये नहीं है आपका, गलेट नहीं है। एपिग्लोटिस ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर ये है आपका। सोर्स पैलेट तो नहीं है, अलग चीज है, बगल कैविटी का पार्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका? दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। कैंसर कॉजिंग केमिकल प्रेजेंट इन द टोबैको स्मोक इज, यानी कि ये भी एक्टिविटी का क्वेश्चन है, वो सॉरी डू यू नाउ में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो डायरेक्ट आपको लर्न करना है इस क्वेश्चन को कि कौन कैंसर कॉजिंग केमिकल प्रेजेंट होता है टोबैको में। तो निकोटिन नहीं, निकोटिन नहीं है। कैंसर कॉजिंग जो केमिकल होता है वो बेंजीपायरीन ही होता है, बेंचपायरीन ही होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फाइड नहीं। यानी कि बी वाला जो बेंचपायरीन है यही हमारा कैंसर कॉजिंग टोबैको स्मोक में प्रेजेंट होता है केमिकली, ठीक है, धुएं में उसके। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 35। ग्लाइकोलिसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट टेक प्लेस। देखो मैंने बताया था आपको, मैंने ग्लाइकोलिसिस आपको गो थ्रू कराया था, बट ग्लाइकोलिसिस से गो थ्रू कराया था। ग्लाइकोलिसिस वही प्रोसेस है, पूरा डिटेल में पढ़ते हैं हम इसको, कौन सी एंजाइम इसमें यूज होती है, क्या होती है। वो जो साइटोप्लाज्म में हमारा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है पायरुवेट में, उसी प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। इसमें लोकेशन पूछी हमसे ग्लाइकोलिसिस की, बाकी डिटेल नहीं पूछी, बट ग्लाइकोलिसिस टर्म आपको डाल दिया, और इस टर्म से मैंने आपको लेक्चर में ही गो थ्रू करा दिया है। इस टर्म से मैंने आपको लेक्चर में ही गो थ्रू करा दिया था ग्लाइकोलिसिस के वाले से। तो ये साइटोप्लाज्म में होती है, बस टर्म का खेल है। ये क्वेश्चन पीछे भी एक तरीके से और पूछ लिया है, मैं दोनों तरीके से आपको दिखाने के नाम के किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, ठीक है, क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। ब्लड कॉर्पसल्स विच हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग एट द साइट ऑफ इंजरी। अगर हमारे कोई इंजरी या चोट लगी, जो खून निकलता है, उस खून को रोकने में कौन सी ब्लड कॉर्पसल्स हेल्प करती हैं? तो वही हमको देखना, दैट इज प्लेटलेट्स होती हैं। प्लेटलेट्स का एक दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोकाइनेस, मतलब थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम होती है। थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स को कह देते हैं, इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स, इनको क्या कह देते हैं हम? थ्रोम्बोसाइट्स भी कह देते हैं। तो इसका आंसर दैट इज सी हो जाएगा। सी, और सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब ये क्वेश्चन है, देखो ये वाले क्वेश्चनों का भी अब एग्जाम में आना शुरू हो गया है, चलन है, काफी हो गया। मतलब इस क्वेश्चन में क्या है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट लग जाते हैं। क्वेश्चन कभी कभी ऐसा होता है, क्वेश्चन ढूंढ के भी आप सारे ऑप्शन को वेरीफाई कर लेते हैं, तो उसको इसको करने का तरीका भी आपका होता है। फिलहाल इसका मैचिंग है, आप इसको समझो। ये क्वेश्चन आपका ऐसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंदर, बट एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन बन के आता है, यानी कि 7 कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर। समझते हैं। लैक्टिक एसिड के बारे में बात की गई है, तो लैक्टिक एसिड को देखते हैं। लैक्टिक एसिड कहाँ होता है? लैक्टिक एसिड एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? एक जी चला जाएगा। लैक्टिक एसिड तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में देखने को मिलता है, हमने पढ़ा था अभी। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा देखते हैं भाई। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगा? ट्रांसपोर्ट इन फूड इन प्लांट, ग्रीन प्लांट्स, एटीपी, क्लोरोफिल, जाइलम। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या था? एरोबिक रेस्पिरेशन में आपका CO2 एंड H2O वाली बात होगी। देखते हैं अभी, क्योंकि इसमें ऐसा हो सकता है कि डबल डबल ऑप्शन भी हो जाए के क्वेश्चन के, तो उस चीज को देखते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर की ट्रांसपोर्ट प्लांट में किसमें होती है? जाइलम से होती है, तो इसमें हम F वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आपका फ्लोएम के बारे में बात करें, फ्लोएम क्या करता है? फूड का ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आप यह बी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। ऑटोट्रोफिक किसमें होता है? ग्रीन प्लांट में होता है, तो ग्रीन प्लांट का ऑप्शन सी है, देख सकते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल करता है, तो इसका 6 का ई हो जाएगा। और एनर्जी की बात चल रही है, तो हम कह सकते हैं एनर्जी भाई एटीपी, तो डी वाला ये हो जाएगा। अब उसका जो था मैं कह रहा था सेकंड वाले का ए ही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से आपने 7 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए? 7। वॉइस में कोई दिक्कत, कोई इशू हो तो कमेंट में बता सकते हैं आप, कोई भी
ठीक है, वैसे कोई इशू नहीं है, सारा कुछ बिल्कुल सही है, स्टूडियो मैनेजर में मैं देख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने जो किया, एक क्वेश्चन है एंट्रेंस में, आपका एक ही क्वेश्चन बन के आएगा, बट आपने 7 कॉन्सेप्ट इससे किए, तो इस टाइप के क्वेश्चन से आपके 7 कॉन्सेप्ट क्या हैं याद हो गए। कैसे? देखो, लैक्टिक एसिड का अलग कॉन्सेप्ट होता है, ये फर्मेंटेशन वाला कॉन्सेप्ट हो गया आपका, एरोबिक रेस्पिरेशन का हो गया, वाटर कब प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट, जाइलम वाला कॉन्सेप्ट पे चले गए। तो इस तरीके से आपने यहाँ 7 क्वेश्चन आपने ये किए। अब एक क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 39 है लेक्चर का। तो देखते हैं हम, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन, यानी कि क्या है। सबसे पहले खाने को हम इंजेक्शन करते हैं, यानी कि खाना खाते हैं, फिर उसका बाद क्या स्टार्ट होगा, आपका डाइजेशन स्टार्ट होगा क्या? हाँ ठीक है, डाइजेशन स्टार्ट होगा, बट इसको देखते हैं क्या क्या इसमें दे रखा। एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस, तो हाँ एब्जॉर्प्शन भी होगा आपका, एसिमिलेशन, एजेशन, इजेशन सबसे लास्ट में होगा, यानी कि पहले इंजेस्ट करेंगे, फिर उसको डाइजेस्ट करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, एसिमिलेट करेंगे। एसिमिलेट का मतलब होता है जो हमने फूड को डाइजेस्ट करने और एब्जॉर्प्शन करने के बाद किया, उससे अब हमने जो एनर्जी है या उसका हम यूज करेंगे वो है। तो सारे ऑप्शन देखते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन जो है, जब तुम खा लोगे उसका एब्जॉर्ब कर लोगे जब तो यूज करोगे, तो एब्जॉर्प्शन के बाद आएगा, ये गलत है। इंजेक्शन, एसिमिलेशन, इतनी पहले एसिमिलेट करोगे यार, एनर्जी ले लोगे, डाइजेस्ट भी नहीं करोगे, गलत हो जाएगा। खाते ही एब्जॉर्ब कर लोगे, बिल्कुल नहीं है। तो भाई ऑप्शन जो है ए है, दैट इज वन ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। और ये क्वेश्चन पता काय का क्वेश्चन सोल्व किया आपने? महाराष्ट्र एनटीएससी। भाई एनटीएससी 2016-17 का क्वेश्चन है, और एनटीएससी अपने आप में एक अच्छा एग्जाम हुआ करता था, तो उसका क्वेश्चन भी आपने सोल्व किया। क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, यानी कि आपने अगर लेक्चर्स को अच्छे से देखा है तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल, मैंने सारा एक एक कॉन्सेप्ट लेक्चर में पढ़ाया है, आप लेक्चर देख सकते हैं। इसका लिंक भी मैं लेक्चर का लगा दूंगा, या आप हमारी प्लेलिस्ट पे चले जाएं, यजदानी जामिया एस्पायरल लर्निंग सेंटर पर, दोनों चैनल पर हमारी ये प्लेलिस्ट पब्लिश्ड है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं अगला। और इस तरीके के सेशंस जो हैं क्वेश्चन के, हर संडे को हम कोशिश करेंगे, एवरी संडे को। यजदानी सर ने भी आपका सेशन लिया था, शायद यस्टरडे लिया था या उससे एक दिन पहले, जब भी लिया हो, उन्होंने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कराए हैं। हम हर संडे को चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज लाएंगे, और आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब लेवल के लाएंगे, ऐसा नहीं कि भाग जाए। मैंने सबसे पहली जो लाइन होती है मेरे लेक्चर में, एग्जाम ओरिएंटेड बात होगी, एग्जाम ओरिएंटेड से बाहर कुछ नहीं होगा। तो क्वेश्चन हम सब लाएंगे, बट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे। तो इसी तरीके से सेशन रहेंगे चैप्टर वाइज सेशन से ये है कि बच्चों को आसानी हो जाती है अपनी प्रैक्टिस करने में। लास्ट में जब एग्जाम होगा तो फुल वाले भी बिल्कुल टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन एंड मिक्सिंग टेस्ट वगैरह भी आपके कराएंगे हम लोग, यानी कि फुल बिल्कुल रियल टेस्ट की तरह, जैसे आपका टेस्ट होगा वो एग्जाम से पहले, उसकी प्रैक्टिस भी आपको करा दी जाएगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच एंजाइम इज एक्टिव इन एसिडिक मीडियम। मैंने अभी बताया था कि एचसीएल में, एचसीएल एसिडिक मीडियम, एचसीएल की जरूरत क्यों होती है? एसिडिक है, तो भाई पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए, पेप्सिन जो एसिडिक मीडियम में एक्टिवेट होती है, ये बात भी मैंने आपको लेक्चर में भी बताई है। अभी जो पीछे एक रिलेटेड क्वेश्चन था वहां भी मैंने एक्सप्लेन कर दी है, पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रखा है, कोई टेंशन लेनी ही नहीं है। क्वेश्चन आया हुआ है दिल्ली एनटीएससी में 2016-17 में। ठीक है, ये एनटीएससी के क्वेश्चन लाया था मैं लास्ट में कुछ, देखते हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, मैंने बिल्कुल बता रखा है इसके बारे में इलेक्शन में, कि लार्जेस्ट ग्लैंड जो होती है वो आपकी लीवर होती है। लार्जेस्ट ग्लैंड जो है लीवर होती है। और एक बात और इलेक्शन में मैंने इसमें बताई है आपको, कि लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन भी लीवर ही होता है, बट लार्जेस्ट ऑर्गन की बात की जाएगी पूरे ऑर्गन में, मैंने इंटरनल वर्ड लगाया है। अगर खाली लार्जेस्ट ऑर्गन पूछ लूं मैं, तो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है आपका स्किन, सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन होता है, बट इंटरनल ऑर्गन में लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन जो है आपका लीवर होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये भी आपने एमपी का क्या था, एनटीएससी 2016 क्वेश्चन सोल्व कर लिया। ठीक है, अब बात आती है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड बाय फ्लोएम, यानी कि फ्लोएम से ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड अकर इन द फॉर्म ऑफ, ये तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया, सुक्रोज की फॉर्म में खाना बनाया हमने, ग्लूकोज की फॉर्म में, बट इसका ट्रांसफर किया सुक्रोज में, क्योंकि इसको लेके जाने में आसानी होती है। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको लेक्चर में इसका बता रखा है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या होगा आपका? ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, द पैनक्रियास सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, विच कंटेन एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। मैंने आपको पूरा बता रखा है कि भाई पैनक्रियाटिक अमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम ही यहाँ पे आपका किसमें हेल्प करता है?
प्रोटीन के डाइजेशन में इन स्मॉल इंटेस्टाइन। डी है इस ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर, करेक्ट आंसर इज डी। और पंजाब एनटीएससी 2016-17 क्वेश्चन है आपका। खुशी हुई होगी कि एनटीएससी के क्वेश्चन भी आप कर पा रहे हैं। द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या रिक्वायरमेंट होती है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। क्वेश्चन एनटीएससी में है और थोड़ा सा बस अभी तुमने एक प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें यहाँ ही आपको ऑप्शन दे दिया था और यहाँ इसमें तीनों ऑप्शन इसके दे दिए, मतलब जो चीज सारी रिक्वायरमेंट है यानी कि पूरी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा दिया इस क्वेश्चन ने। ये बिहार एनटीएससी का क्वेश्चन है 2017-18 का। तो ऑप्शन इज डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 45। द ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, यानी कि रिपीट हो गया एक क्वेश्चन, बिहार एनटीएससी वाला वही क्वेश्चन है, तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। अब आपके एक दो ये क्वेश्चन है, इनको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहना है, नेम द फॉलोइंग, यानी कि ये कुछ क्वेश्चन इस तरीके से लाया हूं कि इसमें ऑप्शन नहीं है। इससे भी क्या होता है, आपकी मेमोरी रिवाइज होती है। क्वेश्चन का लेवल मैंने उसी हिसाब से इंक्रीज किया स्लाइड के लास्ट में जाते हुए। क्या होगा, बहुत से लोग ऑप्शन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं तुक्काबाजी खेलने लगते हैं। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमको वन लाइन वाले क्वेश्चन भी करने चाहिए जिसमें ऑप्शन नहीं हो। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है। द प्रोसेस ऑफ प्लांट दैट लिंक्स लाइट एनर्जी विद केमिकल एनर्जी, दैट लिंक्स लाइट एनर्जी विद केमिकल एनर्जी, बताइए कौन सा प्रोसेस है भाई? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही तो पढ़ा है हमने, तो फोटोसिंथेसिस ही है। हर तरीके के क्वेश्चन होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन जामिया में नहीं आते हैं भले से, बट इसमें ऑप्शन ही तो आ जाएंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन यही होगा, ऑप्शन हो जाएंगे। बट इससे क्या है, हमारी जो डिपेंडेंसी एमसीक्यूज पे हो जाती है वो डिपेंडेंसी दूर होकर हमारा दिमाग जो है कॉन्सेप्ट की तरफ जाने से पड़ता है, लेक्चर की तरफ। जो हमने लेक्चर में पढ़ा है, आंखें बंद करके आप लेक्चर की तरफ पहुंचना शुरू हो जाते हैं। इससे आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चन से। ठीक है, तो इसलिए मैं ये 3-4 क्वेश्चन है आपके, टेंशन ना लें। ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर फूड ओन फूड, यानी खुद बनाते हैं, कोई क्वेश्चन भारी नहीं है, बस ऑटोट्रोफिक। ऐसे ऑर्गेनिल्स को क्या कहते हैं, ऑटोट्रोफिक्स कह देते हैं। द सेल ऑर्गेनल्स वेयर फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैंने आपको बता रखा क्या है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कौन सा, क्लोरोप्लास्ट होता है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्या है आपका क्लोरोप्लास्ट? आपका क्लोरोप्लास्ट सेल्स दैट सराउंड अ स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर को कौन सराउंड करती हैं? वो होती हैं आपकी गार्ड सेल, जिनकी वजह से ये ओपनिंग और क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा होता है। और आपको मैंने लेक्चर में बताया था कि गार्ड सेल्स को जो सराउंड्स करती हैं, जो सपोर्ट करती हैं, उन सेल्स को क्या कहते हैं? उन सेल का नाम सब्सिडरी सेल है। अगर थोड़ा सा भी पेपर को हाइक किया, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है इनका नाम, बट डायग्राम में दे रखा है एनसीईआरटी के, आपको क्लियरली देखना कि एनसीईआरटी के बाहर वाली सेल है, बट उसको मेंशन ना कोई जिक्र है एनसीईआरटी में आपकी 10th की, तो उसको अगर थोड़ा सा, क्योंकि डायग्राम में दे रखा, पूछ सकता है एग्जामिनर के, डायग्राम में है एनसीईआरटी में तो पूछ सकता है। तो इन सेल्स का नाम होता है आपका सब्सिडरी सब्सिडरी सेल्स। क्या होता है? सब्सिडरी सेल्स। ठीक है, यही आपका आज का सेशन था, यानी कि ये हम क्वेश्चंस लेकर आए थे, लगभग 45 क्वेश्चन ये थे और वन लाइनर 4 कौन सा 50 क्वेश्चन के आसपास का सेशन था। ये सुपर 50 ही सेशन कह सकते हो आप इसको, सुपर क्वेश्चन थे और आपने ये 50 क्वेश्चन बना लिए, तो मैं गारंटी लेता हूँ आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर ली यहाँ से, 2 क्वेश्चन तो 100% आएंगे जितने टॉपिक मैंने पढ़ा दिए। हो सकता है कभी कभी 3 क्वेश्चंस भी यहाँ से आ जाते हैं। इस तरीके सेशंस अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कहीं आप बता सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में इसका क्वेश्चंस को आप हमें कोई भी क्वेश्चन अगर आपको हार्ड लगा हो या कोई दिक्कत हुई हो, क्या लाना चाहिए, कौन से सेशन पे हम आगे काम करना चाहिए, आप बता सकते हैं। अब एक सेशन हम 9th के बारे में सोच रहे हैं, क्लास 9th का सेशन भी लेकर आएंगे, उसके लिए भी हम पोल रेस्ट करते हैं, पोल में आप अपना जवाब दे देना। बाकी यजदानी सर भी आपको चैप्टर वाइज ही आपके PYQs एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, और लेक्चर्स भी हमारे कंटिन्यू हमारे चैनल यूट्यूब चैनल एस्पायरेंट लर्निंग सेंटर एंड यजदानी जामिया पर आ रहे हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। शुक्रिया क्लास को ज्वाइन करने के लिए। किसी भी तरह की कोई आपको डिस्टर्बेंस बीच में हुआ था अभी माइक वगैरह का, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।